हेलो क्लास, होप यू डूइंग वेल। तो आज हम आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा पीछे का रिवाइज कर लेते हैं, नॉट थ्योरी बट न्यूमेरिकल्स, क्योंकि इस वीडियो में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं रिलेटेड दो टॉपिक जो हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूले फटाफट रिपीट कर रही हूँ, आप एक बारी रिव्यू ले लीजिएगा इस चीज़ का। तो सबसे पहले हाँ, मैं टूल यूज़ कर लेती हूँ। हाँ, ओके, डन। हाँ, तो इसमें सबसे पहले है फॉर्मूला मैंने लिखा है करंट का। करंट जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई, ठीक है, आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। आई है करंट, क्यू है चार्ज, टी है टाइम सेकेंड में, सॉरी यहाँ पे टाइम मैंने यूनिट लिख दिया है इसको, टी है अपना टाइम यहाँ पे। फिर नीचे फिर मैंने इसकी यूनिट्स लिखी हैं। यूनिट करंट की यूनिट है एम्पियर, एंड चार्ज की यूनिट है कूलाम्ब, और टाइम की यूनिट है सेकेंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा है चार्ज का फार्मूला यहाँ पे लिखा है Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी, जो पिछले वाले फार्मूले से ही डराइव किया है मैंने, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी वाले फार्मूले से ही, करंट वाले फार्मूले से ही, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला मैंने बताया था चार्ज मतलब Q इंटू क्यू ई। क्यू ई का मतलब यहाँ पे है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, और एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम, जो मैंने आपको बताई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था, प्रूफ किया था, डेरिवेशन निकाला था अपन ने वहाँ पे, कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। समटाइम्स बुक के अंदर ये 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स भी लिखे हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर्मूला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का। पोटेंशियल डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। फॉर्मूला था इसका V इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जिसमें W है अपना वर्क और Q है अपने चार्ज। इनकी भी यूनिट की बात कर लेते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होगी वोल्ट, ठीक है, और वर्क की यूनिट होती है जूल, एंड चार्ज की यूनिट होती है कूलाम। किस किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखे हुए हैं। उसके बाद में पोटेंशियल डिफरेंस का एक फार्मूला तो मैंने अभी आपको बताया, V इजिकल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। दूसरा ओम्स लॉ के बेसिस पे पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है V इजिकल्स टू आई आर, जिसमें V तो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I है आपका करंट, एंड R है आपका रेजिस्टेंस, जो कि एक कांस्टेंट के फॉर्म में हम यूज़ करते हैं। यहाँ से एक I का फॉर्मूला एक और बन गया है। I का एक और फॉर्म पहले तो अपन ने लिखा था I इजिकल्स टू क्यू अपॉन टी, जो चार्ज और टाइम के बेसिस पे था, और यहाँ पे V और R के टर्म के बेसिस पे निकाल लिया I इजिकल्स टू V अपॉन R, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस जो मैंने बताया था, एक ऐसा पार्ट, एक ऐसी चीज़ जिसकी वजह से कंडक्टर्स में करंट रुकता है, जिसकी वजह से हम करंट को रेगुलेट कर सकते हैं, उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमने निकाला था, एक तो इसी ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से इसका फॉर्मूला बन रहा है आर इजिकल्स टू वी अपॉन आई, जिसमें वी पोटेंशियल डिफरेंस है और आई अपना करंट है। दूसरा फॉर्मूला हमने डिराइव किया था कि रेजिस्टेंस किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। हमने बताया था कि लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बेसिस पे हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था यहाँ पे, आर इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए। रो यहाँ पे एक कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं। एल का मतलब यहाँ पे लेंथ है, और ए का मतलब यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है। यूनिट भी बताई थी मैंने, रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओम मीटर, और लेंथ को हम हमेशा मीटर में मेज़र करते हैं, और एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में मेज़र किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें चलते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स आपके एक्सरसाइज बुक में हैं, सॉल्व्ड भी हैं और नहीं भी सॉल्व्ड हैं, वो सब मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। अब 220 वोल्ट, अब वोल्ट मैंने बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन में नहीं पता चले कि आपको क्या गिवन है, तो आप यूनिट से पता लगाओ कि वो किस चीज़ का वैल्यू है यहाँ पे। तो हमें पता है कि वोल्ट किस चीज़ की यूनिट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की, तो यहाँ पे 220 वोल्ट क्या हो गया आपका पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। फिर इसके बाद में, इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब इज़ 1200 ओम,
क्लियरली लिख रखा है, रेजिस्टेंस आपको दे रखा है 1200 ओम, ओम इसकी यूनिट होती है यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया था कि जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक स्पेसिफिक वे में करेंगे। सबसे पहले जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिखेंगे, फिर हमें जो सॉल्व करनी है वो लिखेंगे, और उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूले हैं उसके बेसिस पे हम इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस दिया गया है 1200 ओम, और हमसे पूछा गया है कि उसमें से कितना करंट फ्लो होगा। तो करंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। सिंपली हमें वी आर गिवन है और आई हमें फाइंड आउट करना है, तो ओम्स लॉ वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ पे ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले के बेसिस पे फॉर्मूला था हमारा V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, आई निकालना है। तो इसके बेसिस पे करंट का दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, आई इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। V है 220, आर है 1200, दोनों की वैल्यूज़ रखी, इसको नॉर्मल सॉल्व किया, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ये आपको आते होंगे, तो इसको सॉल्व किया तो अपना आंसर आता है 0.18। याद रखना हमेशा यूनिट लगाना कंपल्शन है, और करंट की यूनिट क्या होती है, सॉरी यहाँ पे आई आएगा, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। इजी। उसके बाद में इसी के अंदर दूसरा पोर्शन था, इसी क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर। इसमें भी करंट ही पूछा गया है कि एक हीटर में से कितना करंट फ्लो करेगा जब उसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है और उसमें रेजिस्टेंस है आपका 100 ओम। सेम है, इजी क्वेश्चन है, कुछ टफ नहीं है इसमें। वही तो वैसे ही सॉल्व करते हैं, इसको वापस से लिखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। गिवन है हमको यहाँ पे 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस है हमारा 100 ओम, करंट हमें निकालना है। वही सेम फॉर्मूला V अपॉन आर हमने रखा, वैल्यूज़ रखी दोनों की इसके अंदर, और आंसर हमारा यहाँ पे आ गया 2.2 एम्पियर। इजी, ठीक है, समझ में आ गया। होप सो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो आगे क्वेश्चन है वो थोड़े से टफ हैं, तो उनको ध्यान से समझिएगा, और अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में आप बता दीजिएगा, मैं एक बार और आपको फिर से नए तरीके से बताने की कोशिश करूँगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। वही यहाँ पे 60 वोल्ट, मतलब ये क्या हो गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ अ 4 एम्पियर, मतलब इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है 4A, तो ये हमें क्या दे दिया इन्होंने I फ्रॉम द सोर्स, ठीक है। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। अब इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, अभी तक इसने हमें वैल्यू दी है कि कोई भी एक हीटर है अपना जिस 60 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है और उसमें से 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे इसने क्वेश्चन अराइज किया, और क्वेश्चन ये है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ। अब ये फिर से ये बोल रहा है कि उसी हीटर में से कितना करंट फ्लो होगा। अब आप बोलोगे कि करंट तो यहाँ पे गिवन है पहले से, तो हो सकता है आगे अपनी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दे। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज टू 120 वोल्ट। देखिए इसने यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इसने कहा है कि वो ही हीटर है, हमें बताना है कि अब उस हीटर में से कितना करंट फ्लो होगा अगर वहाँ पे बैटरी हम कितनी लगा दें 60 वोल्ट की जगह 120 वोल्ट की। अब एक सीधा सा हम न्यूमेरिकल को इसको इस बेसिस पे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व किया हुआ है। नॉर्मली टर्म पे हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि V इज इक्वल्स टू क्या होता है I R, ठीक है। दोनों इक्वल टर्म में लिखे हुए हैं V और I। तो यहाँ हमें पता है कि V जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको क्या बताया था कि व्हेन वन थिंग इज इंक्रीज देन अनदर वन विल ऑल्सो इंक्रीज, एंड इफ वन विल बी डिक्रीज देन द अनदर थिंग विल बी ऑल्सो डिक्रीज। मतलब जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ जाएगी, और अगर एक चीज़ कम होती है तो दूसरी भी कम हो जाएगी। यहाँ पे इन्होंने हमें क्या बोला है कि आपके पास में 60 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और करंट उस टाइम पे कितना है 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर करंट है आपका। अब उसने हमें पता है कि जब एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी क्या होती है बढ़ जाती है। सेम उसी टर्म पे हम कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा कि बैटरी हम कितने की लगा दें 120 वोल्ट की लगा दें, मतलब 60 की क्या हो गई है दुगनी हो गई है, 60 2 जा 120, डबल कर दिया इसने पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमारा करंट भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। तो पहले करंट कितना था 4 एम्पियर, तो अब कितना हो जाएगा 8 एम्पियर। ये तो हुआ
लॉजिकली अगर आप वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहो तो हम इसको सीधा बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस को डबल किया है तो करंट भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब इसको हम न्यूमेरिकल फॉर्म में सॉल्व करके देखते हैं पूरा कि कैसे मैंने किया है। तो इसमें सबसे पहले हम आते हैं, देखो इसने क्या क्या दिए हुए हैं, दो कंडीशंस मैंने लिखी हैं यहाँ पे, एक कंडीशन फर्स्ट और एक कंडीशन सेकंड। फर्स्ट कंडीशन में इन्होंने हमें क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा 60 वोल्ट और करंट है हमारा 4 एम्पियर, ठीक है। आर हमें यहाँ पे नहीं पता कितना है। दूसरी कंडीशन में इन्होंने पूछा है कि करंट हमें निकालना है जबकि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 120 वोल्ट है। अब वही चीज़ है, करंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा बनता है V/R। R तो हमें चाहिए ही चाहिए, और R निकालने के लिए हम पहली कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन को यूज़ करके हम पहले सॉल्व करेंगे कि R क्या है, और फिर हम दूसरी कंडीशन से I को फाइंड आउट कर लेंगे। सो फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट मैंने लिखा है यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन हम फर्स्ट ऑफ ऑल आर डिराइव करेंगे। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू V/I। आर का एक और फॉर्मूला भी होता है ρl/A, पर हम अपन इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ना हमारे पास में L है ना हमारे पास में A है। तो हमें ओम्स लॉ के बेसिस वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। V यहाँ पे कितना दिया हुआ है 60 एंड करंट यहाँ पे कितना है 4। दोनों को जब हमने रखा है यहाँ पे और सॉल्व किया तो हमारे पास में रेजिस्टेंस कितना आ गया 50 ओम। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, हमें करंट निकालना है जब पोटेंशियल डिफरेंस 120 वोल्ट हो, लेकिन अब वो सॉल्व करने के लिए हमें रेजिस्टेंस चाहिए था जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं फ्रॉम सेकंड कंडीशन से। सेकंड कंडीशन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी हमारे पास। सेकंड कंडीशन में पोटेंशियल डिफरेंस था 120 वोल्ट जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया कि हमारे पास पे कितना आया 50 ओम आया। तो यहाँ से हमें अब करंट निकालना है। करंट का फॉर्मूला I इजिकल्स टू V/R। I इजिकल्स टू V हमने 120 रखा और R हमने 50 ओम रखा। सॉल्व किया हमने इसको, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आंसर आता है 8 एम्पियर। सिंपल, वही वाली जो मैंने अभी आपको बताया था, बस इसको हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किया है, और हम इसको चाहें तो हम उस वे में भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें, वो भी बिल्कुल सही आंसर है हमारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा, बट इसमें ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं पढ़ती हूँ अभी। क्वेश्चन है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ। एक मेटल वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें बताया जाएगा, और जिस वायर की लेंथ कितनी है 1 मीटर। L दे दिया हमें सबसे पहले इन्होंने, ठीक है। इज 60 ओम, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। एट 20 डिग्री सेल्सियस, ये हमें दिया गया है टेम्परेचर यहाँ पे, मतलब 20 डिग्री टेम्परेचर पे कोई मेटल वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, उसका रेजिस्टेंस 26 ओम है, ठीक है। इफ़ द डायमीटर, यहाँ पे डायमीटर लिखा है, आर इसमें कट गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो आगे इसमें इफ़ द डायमीटर ऑफ द वायर इज़ 0.3 mm, mm का मतलब यहाँ पे मिलीमीटर है, उसी वायर का डायमीटर इतना है। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, उस मेटल वायर की रेजिस्टिविटी क्या होगी, ठीक है, एट दैट टेम्परेचर। और हमें बताना है कि वो मेटल कौन सा है, वो वायर कौन सी मेटल का बना है, यूजिंग द टेबल 12.2। मैंने यहाँ पे वो टेबल नहीं लिखी है क्योंकि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट मच। अगर वो न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है तो आपको टेबल दी जाएगी, आपको वो रटने की ज़रूरत नहीं है कि किस मेटल का कितना रेजिस्टिविटी होता है, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम सॉल्व करने के लिए उस टेबल को देख सकते हैं, वैसे ही अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट ऑन होगा तो आपको टेबल दी जाएगी। सो इट्स नॉट अ वरीड टॉपिक कि आप ये सोचो कि ओ शिट इतने सारे हमें ये सब याद करने पड़ेंगे। सो नो, इट्स नॉट एन इशू अबाउट दैट। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले वही चीज़ कि हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं हम वो सब लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले मैंने लिखा रेजिस्टेंस हमें 26 ओम दिया गया है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हमें दिया गया है, लेंथ 1 मीटर हमें दिया गया है, डायमीटर दिया गया है हमें 0.3 mm। अब एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो भी लेंथ और एरिया हमें लेना होता है वो हम मीटर और मीटर स्क्वायर में ही निकालते हैं। तो जो यहाँ पे डायमीटर हमें दिया गया है हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर के अंदर, या तो आप इसको यहीं कर लो या फिर आप बाद में कर लेना, वो सेम चीज़ है। तो हम यहीं कर लेते हैं इसको सॉल्व। जैसे कि हमें पता है कि 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है,
1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो 0.3 mm में कितने आपके मिलीमीटर होंगे, आप इसको सीधा यहाँ से भी निकाल सकते हो। जब 1 मीटर में, या फिर नीचे मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, देखो मैं दिखाती हूँ यहाँ पे, 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हैं, तो 1 मिलीमीटर कितने के इक्वल हो जाएगा, 1/1000 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से इसको मैंने बाद में सॉल्व किया है। हमें पता है कि हमें एरिया चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे हम कौन सा रेजिस्टिविटी निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे रो इज इक्वल्स टू RA/L, जो मैंने अभी बताया भी था आपको, और जो हमने लास्ट वीडियो में सॉल्व किया था कि कैसे आया था। तो एरिया है, और एरिया कैसे निकलता है, वायर किस शेप में होता है, सर्कल, क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा हमारा सर्कल, और सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू आपको पता होगा 22/7 या 3.14, और आर हमारा क्या होता है, रेडियस। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है, डायमीटर, रेडियस हमें गिवन नहीं है, तो हमें रेडियस निकालना पड़ेगा। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। रेडियस जो है डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो डायमीटर अगर हमें गिवन है तो रेडियस हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेडियस निकाल लिया है पहले ही। रेडियस इज इक्वल्स टू d/2। रेडियस है हमारे पास 0.3, इसको मैंने डिवाइड किया तो हमारे पास में रेडियस आ गई 0.15 मिलीमीटर। अब यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है मीटर के अंदर, और जब यहाँ पे दे रखा है मैंने कि जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1000 से डिवाइड हो जाएगा, और 1000 को सीधा मैंने 10⁻³ की फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, और मिलीमीटर को कन्वर्ट करके मीटर में लिख दिया। इट्स नॉट अ बिग इशू। फिर इसको सॉल्व करके मैंने ये 0.1 इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये 1.5 हो गया, और इसकी पावर कितनी हो गई, 10⁻⁴ मीटर। ये हमारे पास में सिर्फ अभी रेडियस आया है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हमें करना क्या है, हमें रेजिस्टिविटी निकालनी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा रो इज इक्वल्स टू RA/L। अब हमारे पास में सारी चीज़ें हैं। ठीक है, R की वैल्यू कितनी है, 26। ठीक है, अब ए का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ एरिया ऑफ सर्कल πr², पाई की वैल्यू 3.14, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3.14, एंड r², r कितना था हमारे पास, 1.5 इंटू 10⁻⁴, यही था जो अभी अपन ने निकाला था ऊपर, और इसका मैंने क्या कर दिया है, स्क्वायर, नीचे डिवाइडेड बाय l। l यहाँ पे कितना था हमारे पास में 1, जो मैंने रख दिया। अब नीचे 1 है तो इसका तो कोई वैल्यू वैसे ही रहेगा, इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे। अपन इसको सॉल्व किया, 26 ऐसे का ऐसा, 3.14 ऐसे का ऐसा। ठीक है, 1.5 स्क्वायर है तो 2 बार मैंने लिख दिया, और 10⁻⁴ का स्क्वायर कितना होगा, 10⁻8। ये एक एक्सरसाइज होती है जो शायद आपने सॉल्व किया होगा कि जब बेस सेम होता है तो ऊपर पावर जो होती है और मल्टीप्लाई में होती है तो वो प्लस हो जाती है, डिवाइड में होती है तो वो माइनस में हो जाती है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है तो ये क्या हो गई है, प्लस, तो -4 कितना हो गया, -8। ठीक है, अब आगे स्कोर सॉल्व करते हैं। 26 ऐसे का ऐसा लिखा है, 3.14 ऐसे का ऐसा लिखा है, 1.5 को जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 2.25 और 10⁻⁸। एज इट इज़ लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपन इसको सॉल्व करते हैं। इसमें देखो अब आगे क्या क्या है, रो इज इक्वल्स टू 26 ऐसे का ऐसा लिखा है, 3.14 ऐसे का ऐसा लिखा है, इसका पॉइंट हटा के मैंने नीचे 100 कर दिया है। 2.25 था जिसको मैंने ऊपर 225 लिखा है, और नीचे मैंने क्या लिखा है, 100, और इंटू 10⁸, जो ऊपर माइनस की थी वो नीचे आने से क्या हो गई है, प्लस में हो गई है। कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया मैंने, तो 25 9 जा हो गया 225, एंड 25 4 जा हो गया 100, सिंपल। फिर इसको मैंने 2 से कट कर दिया, 2 2 जा 4, एंड ऊपर ये 13 2 जा 26। ठीक है, अब जो वैल्यूज़ बची हैं उनको लिख लिया, 13 लिख लिया मैंने एज इट इज़। ठीक है, 3.14 आ गया, यहाँ पे 9 आ गया, नीचे आ गया 2 और 10⁸, सिंपल। आगे इसको 2 को मैंने कट कर दिया 13 से, और ये हो गया 6.5 एज इट इज़ लिखा है, 3.14 एज इट इज़ लिखा है, और 9 है, नीचे 10⁸ है। ठीक है, इसको जब इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया 3.14 और 9 को, तो आ गया 28.26, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। ठीक है, एंड नीचे इस 10⁸ को मैंने तोड़ के लिखा है 10⁻² इंटू 10⁻6। बात वही है कि जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई में होता है तो पावर प्लस हो जाते हैं, तो 2 और 6 ऐड होके कितना हो जाएगा, 10⁸। ठीक है,
नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 183.69। नीचे 10⁶ को मैं वापस ऊपर ले गई हूँ, -6 कर दिया, 10⁻² को मैंने नीचे छोड़ा है। तो यहाँ पे जब हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 और पीछे शिफ्ट हो जाएगा डिजिट्स पीछे, तो ये हो गया 1.83 × 10⁻⁻6 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम मीटर होती है, ठीक है। अब जो पेज नंबर 207 पे आपकी टेबल है, उस टेबल को यूज़ किया मैंने और वहाँ पे मैंने देखा कि ये जो रेजिस्टिविटी है 1.83 × 10⁻⁻6 किस वायर की है, किस मेटल की है, मैग्नीज की। तो हियर इज़ द रेजिस्टिविटी एंड द मेटल इज़ मैग्नीज। सिंपल, ठीक है, इजी है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, वो आप अच्छे से कीजिएगा, सब सही हो जाएगा उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे अब, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल। एक वायर है किसी मेटल का, पता नहीं जिस भी मेटल का है, उसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है। हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, एक दूसरा वायर है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा अगर वो उसी मेटल का बना है, ऑफ द सेम मटेरियल, अगर वो उसी मेटल का बना है, ठीक है। एंड हैविंग द लेंथ l/2, मतलब लेंथ उसकी आधी है, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2, एरिया उसका डबल है। मतलब एक दो वायर्स हैं, दोनों सेम मेटल के बने हैं, ठीक है। अब पहले वायर की बात करते हैं, तो पहले वायर की लेंथ L ले रहे हैं, एरिया उसका A ले रहे हैं और रेजिस्टेंस उसका 4 ओम है, ठीक है। दूसरा जो वायर है उसकी लेंथ पहले वाले की क्या है, आधी, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया उसका क्या है, पहले वाले से डबल है। अब इसने पूछा है यहाँ पे कि व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, दूसरे वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। सेम इसको भी हम वैसे ही लैंग्वेज के टर्म पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको याद हो तो बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो फॉर्मूला हमने मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, R = ρl/A। ये बताया था मैंने, एक बार मैं इसको थोड़ा रब करती हूँ, क्लीन करती हूँ, फिर अपन इसको करते हैं आगे, ठीक है। अभी मैं करती हूँ इसको, R = ρl/A, ये बताया था। इस फॉर्मूले से हमें यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो अगर आपका लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। दूसरे हम टर्म पे बात करें कि अगर एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब मैंने आपको पहले डिफाइन कर दिया था। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या कर रहे हैं, लेंथ को तो कम कर रहे हैं और एरिया को बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ अगर कम हो रहा है रेजिस्टेंस भी कम होगा, सीधी सी बात है। एरिया बढ़ रहा है तो भी रेजिस्टेंस कम होगा। अब कितना बढ़ रहा है, देखो यहाँ पे लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी आधा हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो अब इसको हम उसी बेसिस पे सॉल्व करके देख लेते हैं कि किस तरीके से होता है। न्यूमेरिकली ये आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे अब दोनों की कंडीशंस लिखते हैं हम, ठीक है। फॉर फर्स्ट वायर एंड सेकंड वायर, मेटल दोनों का सेम है, फर्स्ट का मेटल सेकंड का मेटल दोनों का क्या है, सेम है, मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि सेम मेटल है। फिर इसका लेंथ L है, एरिया A है और रेजिस्टेंस 4 ओम है। मैंने इनको L1, A1 और R1 से लिखा है। दूसरे मेटल के लिए L2, A2 और R2 से लिखा है। इसकी लेंथ क्या है, पहले वाले की आधी, तो मतलब L/2। एरिया क्या है, पहले वाले का डबल, मतलब 2A, और रेजिस्टेंस हमें इसका निकालना ही है। तो यहाँ से हम पहले सॉल्व करते हैं इसको, पहले वाले की कंडीशन लेते हैं। हमें पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लेंथ और एरिया के बेसिस पे यही होता है, ρl/A, ठीक है। L1 और A1 लिख लो, इनको आप, इजी रहेगा, एंड इसको ρ1 लिख लो। तो यहाँ पे हम रेजिस्टिविटी को लिख रहे हैं रो, ठीक है। लेंथ यहाँ पे है L और एरिया है यहाँ पे A, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे कितना दिया गया है, R1 था, यहाँ पे R1 कितना दिया गया है आपको, 4 ओम। यहाँ से हम ρ1 निकाल लेते हैं। तो ρ1 जब मैंने निकाला तो A ऊपर चला जाएगा और L क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास में रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब जब हमें पता है
कि जब मेटल सेम होता है तो रेजिस्टिविटी सेम होगी, चाहे आप कितना ही लंबा वायर लो, चाहे आप कितना ही मोटा वायर लो, वो चेंज नहीं होती है। रेजिस्टिविटी हमेशा कांस्टेंट रहती है सेम मेटल के लिए। चाहे आप 7 मीटर वायर ले लो, चाहे आप 2 मीटर ले लो, चाहे आप 10 मीटर स्क्वायर मोटा वायर ले लो, चाहे आप 5 मीटर स्क्वायर मोटा वायर ले लो, रेजिस्टिविटी उसकी सेम रहेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेजिस्टिविटी सेकेंड वाले वायर के लिए यूज़ करेंगे और फिर उसका रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं वापस से। अब देखें यहाँ पे वही चीज़ करा है मैंने, यहाँ पे R2 निकालना है हमें, रेजिस्टेंस हमें निकालना है, सॉरी, ठीक है, रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे निकालना है। तो अब इसके अंदर हमें पता है रेजिस्टिविटी दोनों मेटल्स की क्या होगी, इक्वल, ρ1 और ρ2 इक्वल होगी क्योंकि सेम मेटल है। ρ2 का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, ρ2 यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा 4a/L जो अपन ने अभी निकाला है। R2 का फॉर्मूला मैंने लिखा ρ2 इंटू L2 इंटू A2। सबकी वैल्यूज़ अब हम यहाँ पे रख देते हैं। ρ2 अभी अपन ने निकाला 4a/L, ये लिखा है। L2 कितना था, L/2, तो L ये रहा और 2 ये रहा, ठीक है। और A2 कितना था, 2a, लिख दिया ये यहाँ पे। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। 2a को इससे कट किया तो 2 आ गया और फिर ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर कितना आ गया, 1 ओम। तो हम सीधा लैंग्वेज अप्लाई करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं और नॉर्मली भी ऐसे न्यूमेरिकल के बेसिस पे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में मैंने ये चीज़ लिखा है यहाँ पे कि एज वी नो दैट अगर मेटल सेम होता है आपका, रिमेन सेम, मेटल इज सेम, सो रेजिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन सेम। तो रेजिस्टिविटी आपकी कांस्टेंट रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे दूसरे मेटल वायर का क्या निकाल पाए हैं, रेजिस्टेंस निकाल पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस 3 चीज़ों पे मोस्टली डिपेंड करता है। फर्स्ट इज़ लेंथ ऑफ कंडक्टर वायर, ठीक है, दूसरा क्रॉस सेक्शन एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, एंड थर्ड इज़ टेम्परेचर। ये 3 चीज़ें मैंने बताई थी कि टेम्परेचर का वेरी करता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, वो चीज़ें अलग अलग थी, हमें सिर्फ यहाँ पे नाम बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, फर्स्ट इज़ टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, सेकेंड इज़ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर, थर्ड इज़ लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एंड फोर्थ यहाँ पे इन्होंने बताया नेचर ऑफ द मटेरियल। हाँ, सब मेटल का अलग अलग होता है, तो जिस मेटल का वायर हम यूज़ करेंगे उसी का ही रेजिस्टेंस वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रो अ थिक वायर और अ थिन वायर। कौन से वायर में से करंट जल्दी या फिर इजीली फ्लो होगा, एक मोटे में से वायर में से या एक पतले वायर में से। अब यहाँ पे हम शॉर्टली इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे ही। अगर क्वेश्चन में उन्होंने दे दिया कि अगर आपका जो वायर है वो सेम मटेरियल का है और सेम सोर्स से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ पे मैटर सेम है, तो रेजिस्टिविटी तो होगी आपकी सेम, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सीधे सीधे हम टर्म पे आते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। तो एरिया पे हम आते हैं। यहाँ पे लेंथ का तो कुछ जिक्र ही नहीं किया है उन्होंने कि वायर आपका कितना बड़ा है कितना छोटा है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये कहा है कि एक वायर आपका थिक है और एक वायर आपका थिन है। थिक है मतलब एक वायर आपका मोटा है और एक वायर आपका पतला है। तो यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शन एरिया दिया गया है। तो जब हमने बात की है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, मीन्स अगर हमारा रेजिस्टेंस बढ़ता है तो एरिया आपका कम होता है, ठीक है। अगर हमारा रेजिस्टेंस कम होता है तो एरिया आपका ज़्यादा हो जाता है। हमारे पास यहाँ पे एरिया दे रखा है तो उसके बेसिस पे हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। मोटा वायर है मतलब उसका एरिया ज़्यादा है, और एरिया ज़्यादा है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, याद रखना है, ठीक है। पतला वायर है उसका एरिया क्या होगा, कम। अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। तो मोटे वायर के अंदर रेजिस्टेंस कम है क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट उसमें क्या होगा, ज़्यादा फ्लो करेगा। पतले वायर की बात करते हैं तो उसमें एरिया क्या है, कम, तो रेजिस्टेंस क्या है उसका ज़्यादा, और दैट्स वाई उसमें करंट क्या होगा, कम फ्लो होगा,
तो ये तो हमारा वर्डिक फॉर्म में हम इसको नॉर्मली लैंग्वेज वे में भी सॉल्व करके बता सकते हैं कि एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड सो दैट द थिक वायर हैज़ अ लार्जर एरिया देन अ थिनर वायर, सो दैट्स वाई इन थिक वायर द करंट विल बी फ्लो ईजीली देन द थिन वायर। ठीक है, और इसको नॉर्मली यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल बेसिस पे सॉल्व कर रखा है, तो हम उससे भी बता देते हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकली मैंने किस बेसिस पे सॉल्व कर रखा है, R इजिकल्स टू रो एल अपॉन ए। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, एज वी नो दैट रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगी क्योंकि दोनों सेम मेटल के ही बने हुए हैं अपने। फिर यहाँ पे नेक्स्ट टर्म करते हैं, दूसरे वायर के लिए बात करते हैं। लेंथ दोनों की सेम ही है, बात ही नहीं की गई है लेंथ की यहाँ पे, एंड एरिया हमारा सेम नहीं है। तो इसको मैंने नॉर्मली लैंग्वेज वे में बोल के आपको बताया है कि एज वी नो दैट रेजिस्टेंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, सो करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर क्योंकि एरिया उसका ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि एक कोई कंपोनेंट है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा। वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज, जबकि उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डिक्रीज होके कितना हो रहा है, आधा हो रहा है। ठीक है, मतलब अब देखो दो चीज़ें ही होंगी यहाँ पे, रेजिस्टेंस रहेगा सेम। ठीक है, R जो है दो कंडीशंस लेके चलेंगे, तो हम पहली कंडीशन में R1 मान लेते हैं, दूसरी में R2 मान लेते हैं, ये दोनों हैं सेम। ठीक है, दूसरे में इन्होंने बोला है पोटेंशियल डिफरेंस एक में रहेगा V और दूसरे में क्या हो रहा है, आधा, V/2 कर लेते हैं। फिर थर्ड में इन्होंने क्या बोला है, टू ऑफ इट्स फॉर्मर वैल्यू देन व्हाट विल बी द चेंज अकर इन करंट। तो करंट में क्या चेंज होगा, सिंपली हम यहाँ से सीधा बता सकते हैं, वो जो हमें फॉर्मूला पता है V=IR। जब पोटेंशियल डिफरेंस करंट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मतलब करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा तो करंट भी कम होगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे आधा हो रहा है तो करंट भी आधा हो जाएगा, सिंपल। नॉर्मल फॉर्म में हम ऐसे बता देते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। कैसे किया है, पहला केस लिया है मैंने, इसके अंदर R1 को मैं क्या लिख रही हूँ, R से, V1 को मैं लिख रही हूँ V से, करंट को मैं लिख रही हूँ I से। फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, हमें करंट निकालना है ना यहाँ पे, I1 = V1/R1। V1 हमारा V है और R हमारा R है। दूसरे केस के लिए बात करते हैं, R2 रहेगा RE क्योंकि सेम है। ठीक है, V2 हमारा हो गया हाफ, V/2 कर दिया मैंने। करंट हमें निकालना है, तो करंट हम यहाँ पे वही चीज़ें करते हैं, I2 = V2/R2। V है हमारा V/2 और R हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब एज वी नो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, पहली इक्वेशन से हमने क्या देखा है, V/R जो है वो किसके इक्वल है, I1 के। तो V/R की जगह मैं क्या लिख दूंगी, I1 और हाफ इसका है ही। तो यहाँ से क्या पता चला कि करंट भी क्या हो गया, आधा हो गया। हम सीधा नॉर्मल टर्म में भी एक्सप्लेन कर सकते थे इसको कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। सो इफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी हाफ देन द करंट विल बी ऑल्सो हाफ बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एंड इलेक्ट्रिक आयरन्स मेड अप ऑफ एन अलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। जो भी हमारे ये इलेक्ट्रिक हीट एप्लीकेशंस होते हैं जो हीटिंग इफेक्ट पे बेस्ड होते हैं, जैसे कि आयरन है, हीटर है, गीज़र है, ओवन है, इन सब में जो मेटल लगा हुआ होता है वो अलॉय होता है, ना कि प्योर मेटल। अब आपको पता होना चाहिए कि अलॉय क्या होता है। अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जिससे इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ हो जाती है, इन्हेंस हो जाती है। जैसे कि ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ये स्टील है, दीज आर अलॉय, दीज आर नॉट प्योर मेटल। ठीक है, तो हमेशा जो आयरन होता है, हीटर होता है, गीज़र होता है, जो रोड्स होती हैं हमारी, ये सब अलॉय की बनी हुई होती हैं रादर देन द प्योर मेटल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि प्योर मेटल जो होता है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम नहीं लेकिन कम होता है, और एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जाने के बाद वो मेल्ट होना स्टार्ट कर देती हैं।
जैसे अगर हम हीटर, गीज़र और ओवन इनकी बात करते हैं तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पे रखे जाते हैं, और अगर ये मेल्ट हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशंस आपके ख़राब हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसी चीज़ यूज़ की जाती है जो कि एक हाई टेम्परेचर को बियर कर सके। इसलिए मेटल जो होती हैं, इसमें मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके जो बनाया जाता है, जिसको हम अलॉय कहते हैं, वो हम इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं, क्योंकि इन सब का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और जो कि एक हाई टेम्परेचर को बियर कर पाते हैं और वो मेल्ट नहीं होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिक टोस्टर्स और जो भी आयरन्स होते हैं उसमें अलॉय को यूज़ किया जाता है, बिकॉज अलॉयज़ हैव अ हाई मेल्टिंग पॉइंट, और एक हाई टेम्परेचर पे दे डोंट मेल्ट, एक्चुअली मेल्ट नहीं होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव द आंसर फ्रॉम द टेबल विच ऑन पेज नंबर 207। हमें उस टेबल से आंसर करना है। इसमें टेबल आप अपने बुक में देख सकते हैं इजीली। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पे पूछा है, विच अमंग आयरन विच बिटवीन आयरन एंड मर्क्यूरी इज़ बेटर कंडक्टर। आयरन और मर्क्यूरी में कौन सा बेटर कंडक्टर है, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। टेबल से आप देख सकते हो कि आयरन का जो रेजिस्टिविटी है वो मर्क्यूरी से कम है। सो सिंपल एज दैट। सो यहाँ से हम सीधा आंसर कर सकते हैं कि फ्रॉम टेबल 1 वी नो दैट आयरन इज़ बेटर कंडक्टर देन द मर्क्यूरी बिकॉज इट हैज़ द लेस रेजिस्टिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, विच मटेरियल इज़ द बेस्ट कंडक्टर, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा, रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी, वो बेस्ट होगी। एंड फ्रॉम दिस टेबल वी नो दैट सिल्वर हैज़ द लोवेस्ट रेजिस्टिविटी, सो सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर। हियर इज़ द सम क्वेश्चंस विच आई सॉल्व फ्रॉम योर बुक्स। एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो आगे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आपसे पूछे गए हैं एक्सरसाइज के लिए, और कुछ पहले से सॉल्व थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं यहाँ पे। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट हम चैप्टर में कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस को हम कौन से में कंबाइन करते हैं, जो भी हमारा सर्किट बनता है उसमें सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई जस्ट होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए हैं। सो अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं। थैंक यू।